नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु से खास बात लाइव शो में। दोस्तों आज ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड कर रहे हैं और हमारे साथ में एक अहम हस्ती मौजूद हैं। आईएएस रिटायर्ड श्याम सुंदर पाटिल साहब मौजूद हैं हमारे साथ में और सीए श्रेयस प्रभु साहब। इनको इनवाइट किया है खास मुद्दे पर महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम जो आई है सरकार ने, उस पर इन्होंने बुक लिखी है और इसके एक और ऑथर हैं सीए रमेश प्रभु। आज हमारे साथ मौजूद नहीं लेकिन वो ऑथर हैं और इस बुक के बारे में हम आज जानकारी देंगे। लेकिन ये बुक जिन्होंने जॉइंटली पब्लिश की है, जॉइंटली साथ में मिलकर महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन महासेवा सीए रमेश प्रभु और मुंबई सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अभिषेक घोसालकर आज ऐसे युवा नेतृत्व जो सहकार क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे आज हमारे बीच में नहीं है। महासेवा सबअर्बन हाउसिंग फेडरेशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता है कि एक ऐसा युवा हमने सहकार क्षेत्र में खोया है। उनकी जो दर्दनाक मृत्यु हुई उसके लिए हम नम्र आंखों से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति शांति। इस शो को 163 एपिसोड है सर और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस दोनों मिलकर अवेयर और एजुकेट करने का सिलसिला पिछले 3 साल से चला रहा है। तो आज हमने ये जो सब्जेक्ट चुना है कि सरकार ने बड़ा अहम स्टेप लिया है, बम्पर ऑफर एक बोल सकते हैं, जो महाराष्ट्र वासियों को दिया है। जिन लोगों ने 1980 से लेकर 2020 तक स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी हो, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल नहीं करवाया हो, उसकी बड़ी वैल्यू होती है लीगल डॉक्यूमेंट्स की। सर बताएंगे। तो ये बुक बड़ी महत्वपूर्ण है और इसको कैसे पा सकते हैं आप और इस बुक की हाइलाइट्स के अंदर क्या कंटेंट्स है उस बारे में हमारे साथ दोनों इस बुक के ऑथर लेखक हमारे साथ मौजूद हैं, सीए श्रेयस प्रभु और आईएएस रिटायर्ड श्याम सुंदर पाटिल साहब जो एडवोकेट भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और मैं इनका स्वागत करता हूं बड़ी मोटिवेट और खूबसूरत लाइन के साथ में कि सर आपने बुक लिखी है और बुक बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो एक हमारा जो प्लेटफॉर्म का हमारे शो का वो रहता है यूएसपी की बड़ी मोटिवेट और सायरन अंदाज से हम शुरू करते हैं ताकि लोगों को जो हमारे यूट्यूब पे दर्शक देखते हैं, महोत्सव टीवी पर जो चैनल पर देख रहे हैं उन सभी को वार्म वेलकम हो कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। मतलब आप लोग ने लिखा है कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, आप लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो जिन लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है उनके लिए ये मंजिल है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल हो सकता है, जिसपे आप मार्गेज लोन उठा सकते हैं, सर बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। आपकी हाउसिंग सोसाइटी डीम कन्वेंस ले सकती है, कन्वेंस ले सकती है, उसके बाद रीडेवलपमेंट में जा सकती है। तो यदि आपकी सोसाइटी में 4 लोग हो, 5 लोग बाकी है और वो 40-50 लोग परेशान है, उसकी वजह से परेशान मीन्स उनको कन्वेंस डीप कन्वेंस नहीं मिल रहा है और वो 40 साल की बिल्डिंग हो गई और रीडेवलपमेंट में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका 4 लोगों का स्टैम्प ड्यूटी बाकी है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करेंगे हमारे दोनों मुख्य ऑथर से। मैं ऑथर के बारे में परिचय दे दूं कि एडवोकेट श्याम सुंदर पाटिल साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 27 सालों से का अनुभव रखते हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स मुंबई डिवीजन और साथ ही एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर टीएमसी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओएसडी के रूप में मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड ओएसडी टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू और डेप्यूटी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सबअर्बन मुंबई एंड थाने। तो बड़े मतलब मुंबई से टच में रहे हैं हमारे साथ में और सेल टैक्स का डिपार्टमेंट एज ए ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, पुलिस सब इंस्पेक्टर मुंबई। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकार महकमे में बड़ा अनुभव रखते हैं और स्टैम्प ड्यूटी में तो स्पेशल अनुभव रखते हैं, इसीलिए इनका दिल का सब्जेक्ट है स्टैम्प ड्यूटी और आज इन्होंने ये बुक लाई है। तो सबसे पहले हम इनसे तो पूरी इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इस तरह से ये जो स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है उसके लिए जिन लोगों ने भरा उनके लिए तो ये गीता की तरह है। गीता एक पवित्र ग्रंथ होता है और आज ऐसे इन्होंने ग्रंथ बनाया है तो हम उस ग्रंथ के बारे में पाटिल साहब से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि श्रेयस प्रभु जी से कि सर सरकार ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में
एक नया सर्कुलर जारी किया है जो इस तारीख मुद्दत दी है, एक्सटेंशन किया है, वो क्या है? सो 31 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक सर्कुलर लॉन्च किया, जिसमें वो लोग ने जो स्कीम था, पहले जो एमनेस्टी स्कीम था, जो वेवर मिल रहा था स्टैम्प ड्यूटी का, पहले 2 फेजेस में था। जो 31 जनवरी को एक्सपायर होता था फर्स्ट फेज, उन्होंने सबको समझ के, क्योंकि हम लोग ने भी रिप्रेजेंटेशन बहुत बार किया हमारी तरफ से भी, एंड लोगों को भी समझते हुए कि बहुत कम टाइम था स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट लेने के लिए एमनेस्टी स्कीम का, उन्होंने वो एक्सटेंशन दिया है फेज 1 के लिए। फेज 1 जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपको अगर 1 लाख रुपए के नीचे अगर स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट है, आपको 100% बेनिफिट मिलता है। वो नजर वो ये वो समझ के उन्होंने एक्सटेंशन दिया है। तो उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है। तो फेज 1 जो 31 जनवरी तक था, वो अब 29 फरवरी 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। और जो फेज 2 है, फॉर द टाइमिंग इट इज फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। तो जो पहले 2 महीने का फेज 2 था, वो 1 महीने का हो गया है। और जो फेज 1 था, वो पहले जो 2 महीने का था, वो 3 महीने का हो गया है। तो जो लोग ने अभी भी एज ऑफ नाउ भी बेनिफिट नहीं लिया है, और अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाला स्टैम्प ड्यूटी का एमनेस्टी स्कीम के अंदर, वो लोग आज भी, अभी भी है टाइम, अभी भी 20-25 दिन है अवेलेबल। एंड अभी भी आप एप्लीकेशन डाल के जो फेज 1 में बेनिफिट थे, मैक्सिमम बेनिफिट थे, वो अवेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने वही सोच के, लोगों का भला सोच के, लोग जो लोग टाइमली अवेल नहीं कर सकते, 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर। बिल्कुल, गवर्नमेंट यही चाहती है इसके बीच में कि अभय योजना जब हो सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लॉस हो, लेकिन लोग आगे बढ़कर लोग इसमें जितना भी परसेंटेज जो अभय योजना का फायदा ले और स्टैम्प ड्यूटी भरे और अपना पेपर लीगल करवाने के बाद में जब आपका रीडेवलपमेंट कन्वेंस होगा, तो आपकी विन विन सिचुएशन होगी। ये सरकार की तरफ से बम्पर ऑफर है, क्योंकि सरकार ने पहले एक समय दिया था, लेकिन उस समय को भी बढ़ा दिया आप सभी लोगों के लिए। तो ये जल्दी आप इसमें करवा लें। आगे हम बढ़ते हैं, आपको मैं बता दूं, सीए श्रेयस प्रभु पिछले बड़ा अच्छा अनुभव लगते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम है, पिछले 4 सालों से इनका रेरा और स्टैम्प ड्यूटी और हाउसिंग के मामले में बड़ा जानकार है। इन्होंने एज ए प्रेजेंटर रेसिडेंशियल रेरा रेसिडेंशियल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैदराबाद में एज ए प्रेजेंटर किया है, जहां पे इन्होंने 15 अथॉरिटी एंड रेरा एक्सपर्ट जो ऑल इंडिया से मौजूद थे, उनके सामने एज ए प्रेजेंटर काम एज ए रोल अदा किया है। और जो प्रोग्राम आईसीआई ने अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, तो एक अच्छा अनुभव रखते हैं। युवा हमारे साथ में मौजूद है। तो आगे बढ़ते हुए पाटिल साहब, आपसे सवाल है, ये जो पुस्तक है सर, महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम, ये पुस्तक सरकार ने बनाई है लोगों के भले के लिए, आपने लिखी है। लोग यदि प्रोफेशनल्स जो कंसल्टेंट नहीं पहुंच पाए, ये बुक के जरिए आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी भर सकते हैं, आपकी माफी योजना क्या है ये जान सकते हैं। इस बुक को पब्लिक जनता क्यों ले, और इसमें कंटेंट अंदर क्या है सर? Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme 2023-24 was written by all three of us just for the sake that layman should understand what the amnesty scheme is. Because even now, many beneficiaries of the scheme don't know what is the benefit and how to apply, where to apply. So, at one place, uh, any purchaser of this book will have all the information in layman's language as well as beneficial for academician also, and in which in diagrammatic way with QR code, linkage to the videos, and even tabulated manner and FAQs all are given. And apart from the provisions of amnesty scheme, there are also chapters on registration of documents and assessment of stamp duty and many ancillary questions at one place, so that people will know what the scheme is and how to get the documents registered, how to get stamp duty to be paid to the government. Because in many other laws there is a lot of awareness amongst public, but now I have come across such a situation that even when 2 months for first phase were over, the response of the public was not what was expected. Because when any document which is executed in Maharashtra
and comes to sub-registrar's office for registration or to collector of stamp uh, for adjudication, then there are some audits also, and there is notice that the stamp duty is not levied properly. Then on such documents, the executor of the document is liable for payment of deficit stamp duty. Secondly, penalty on stamp duty is also huge because it is at the rate of 2% from the date of execution of document. If you don't pay for 16 years, almost it reaches to 400%. That is 4 times. If your stamp duty is deficit in your document for 5 lakhs, then in 16 years or so, 17 years, it goes up to 4 times, that is 20 lakhs. Apart from regular payable stamp duty, that means he will have to pay 25 lakhs. And if he applies for applies in this amnesty scheme, then what benefit he will get? If the document is executed in the first phase, first schedule means group 1, that is during 1980 to 2000, and files application during first phase, that is up to 29th February, then he will be getting 50% concession in stamp duty if it is more than 1 lakh, and if it is less than 1 lakh he will get 100% concession in stamp duty. And apart from this, in both the cases, penalty is 100% waived on this document. That means for 25 lakh liability he will have to pay only 2.5 lakh as a arrears of stamp duty. The benefit is huge. Never before such scheme came for public, giving concessional benefits or exemption benefits in stamp duty. So public should study this, and he should have all the study material at one place. Therefore, this book has come into existence. When I spoke to say Ramesh Prabhu, he gave assent to come together and to write this book jointly, and his son shares also joined us and contributed in presentation in the book. And therefore this book is wholesome book and has the forward from Honorable Nitin Karir sir, Honorable IGR Anil Kavade sahib, and Honorable Commissioner Cooperation Shri Honorable IGR Hirala also known as sahib, and Honorable Commissioner Cooperation Mr. Anil Kavade sahib. So I think people have lot in store in this book, and people should purchase this book. And apart, it is not the purpose that people should purchase the book, but people should have awareness about this. And lastly, I would like to mention that never before stamp duty department is getting ready for taking penal actions as well. When department is giving you huge benefits in stamp duty and penalty, then department also expect that you should get the benefit. And if you don't get benefits apply under this scheme, then your documents may attract criminal prosecution as well. Under section 46, government or the stamp duty officers have power to confiscate your property, forfeit it, auction it. And under section 59, if you execute any document to evade stamp duty, then you are liable for imprisonment up to 6 months and fine up to 5,000. And also there is one more section, that is 62, which have some more penal provisions. And there is one pamphlet published by Stamp Duty Department in which it is made clear that if people do not take advantage of this amnesty scheme is Abhay Yojana. If you file any document, you will get Abhay and you will get discounts as well. But if you don't get apply and get it in future, if such document is noticed by any of the officer, any public servant of any department during the course of his duty, then as per section 33, he has power to impound the document and send it to collector of stamp for proper assessment of stamp duty. Then he will again levy stamp duty as well as penalty on it, which is huge. And he may send you demand notice, and if you don't comply to the demand notice, then your property may be
forfeited, auctioned, you may face criminal prosecution as well. So my request to all those uh, who have some documents in which there is deficit stamp duty may not be intentionally evaded, they should take advantage of this. One should note that ignorance of law is no excuse. Therefore, for removing ignorance, Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme 2023 and 24 book is written. Thank you. I would only like to add a little bit. आप अगर ये बुक पढ़ोगे तो इट इज एमनेस्टी स्कीम 2023-24 लॉ एंड प्रैक्टिस. Practice. तो इन दिस बुक आप लॉ तो आप समझ ही लोगे, लॉ आपको बेयर एक्ट एंड एवरी प्रोविजन इज देयर, बट इन दिस based on experience of Shyam Patil sir and CA Ramesh Prabhu sir, they have shared their experience also in this. They have made the law so easy to understand कि आप जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी क्या है, व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी, हाउ डू यू कैलकुलेट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसमें कैलकुलेशन का एग्जांपल देके हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जैसे मैंने बोला क्यूआर कोड भी दिया है व्हिच इज इजीली एक्सेसिबल, कौन से वेबसाइट पे जाना है, स्टेप्स आपको कैसे एप्लीकेशन में यूज, कौन सा एप्लीकेशन डालना है, ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन करना है, व्हाट आर द स्टेप, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस. तो इन दिस बुक इटसेल्फ आप लॉ तो आप समझ लोगे, बट प्रोफेशनल्स who want to understand the law and practice it, giving consultation to different people, they can use it as that manual also. ये एक जैसे आपने बोला एक भगवत गीता जैसे एक होता है बुक रहता है, सेम ये बुक से आपको भगवत गीता से नहीं बट एक गाइडेंस रहेगा फॉर पीपल जो न्यू एंट्रेंस करना चाहते हैं, जो न्यू पीपल रहेगा, जो इनको स्टैम्प ड्यूटी के बारे में थोड़ा समझ रहेगा बट दे डो नॉट नो हाउ टू गो अप्रोच क्लाइंट, कैसे अप्रोच करना है, क्लाइंट अगर आएगा क्वेरीज क्या क्या आएंगे, इसमें अराउंड 100 से ज्यादा एफएक्यूज उन्होंने लिखा है. तो 100 ज्यादा एफएक्यूज में आपको भी एक अवेयरनेस, एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन द मार्केट, हाउ द टाइप ऑफ नॉर्मली जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं उनके कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ डू यू टैकल दोस क्वेश्चंस. तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक एंड विद हिज एक्सपीरियंस एंड विद सी रमेश प्रभु सर एक्सपीरियंस, वो सब भी हम लोग ने इसमें इनकॉर्पोरेट किया ताकि एवरीवन गेट्स द बेनिफिट ऑफ दिस. अब पर्पस इज नॉट कि आप बुक खरीदिए, बुक खरीदे कुछ ये नहीं है, हमारा पर्पस ये कि आपको अवेयर करने का, बिकॉज as of now before this book there was not a single book जहाँ पे everything gets covered. अब बुक का टाइटल रहेगा सिर्फ एमनेस्टी स्कीम, बट एमनेस्टी स्कीम में जस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ इट, उसके साथ एमनेस्टी स्कीम एक कवर कर रहे हैं, उसके बाद स्टैम्प एक्ट भी हम कवर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कवर कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट जो गवर्नमेंट सर्कुलर्स है जो नॉर्मली गवर्नमेंट मराठी में रिलीज करता है, वी हैव ट्राई टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश सो दैट पीपल जो मराठी में नॉर्मली फ्लुएंट नहीं है इवन दे कैन रीड इट, अंडरस्टैंड इट, क्या गवर्नमेंट कहना चाहता था, व्हाट ऑल आर द इम्प्लीकेशन, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. अलॉन्ग विद दैट जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है गवर्नमेंट को कि जैसे एक्सटेंशन कर दो, फॉर एग्जांपल जो स्कीम में कवर नहीं किए डॉक्यूमेंट्स वो सब कवर कर दीजिए, 1980 के पहले के डॉक्यूमेंट्स भी आप कवर कर दीजिए, वो सब रिप्रेजेंटेशन में हमने डाला है. तो उससे कैसा पीपल को भी अवेयर है कि व्हाट ऑल एक्शन वी हैव टेकन, आपको कैसे बेनिफिट होएगा, एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक. सो अगेन आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक ले लीजिए, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द एक्ट बट अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो भी आप ले सकते हो, तो भी काम आ सकती है. आप यदि एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बुक है. और सबसे बड़ा हाईलाइट है इस पुस्तक के जो पब्लिशर्स हैं वो लॉ और प्रैक्टिस से रिलेटेड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पुस्तकें होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, टैक्समैन बड़े पब्लिशर्स है उन्होंने पब्लिश किए. तो ये इसके साथ साथ में श्याम सुंदर पाटिल साहब का अनुभव है, श्रेयस प्रभु जी युवा का अनुभव है, साथ ही ऐसे हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु जी जिन्होंने अभी तक 40 बड़ी बड़ी बुक्स लिखी अलग अलग सब्जेक्ट पे, हाउसिंग रेरा तमाम, तो उनका भी इसमें समावेश है, उनके एक्सपीरियंस, उनका अनुभव. तो आगे बढ़ते हैं. इस बुक के बारे में आप जानना चाहते होंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी लेकिन अंदर कंटेंट में डिटेल क्या है तो हम चाहेंगे श्रेयस जी अंदर इस बुक में जो कंटेंट है, चैप्टर्स है, शेड्यूल वाइज गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है और आपने क्या एग्जांपल दिए हैं कि लोगों को अंडरस्टूड हो. हाँ, जैसे मैंने पहले बताया हमने ये बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स क्योंकि ये बुक एमनेस्टी स्कीम के ऊपर है तो फर्स्ट पार्ट एमनेस्टी स्कीम के ऊपर कवर किया, अलॉन्ग अभी एक्सटेंशन क्योंकि 31 जनवरी तक आया है तो वो अभी कवर नहीं किया है, बट हम लोग ने वो अमेंडमेंट करके हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है. सो वो एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट है विच इज रिगार्डिंग स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी लोगों को बेसिक ही नहीं पता स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे करना चाहिए, उसे पेनल्टी लगता है, कितना % पेनल्टी लगता है, मुझे क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे, फिर
सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब सोसाइटी का कन्वेंस हो रहा होता है, जब डीम कन्वेंस होता है, तभी भी लोगों को क्वेरीज रहते हैं कि मैंने स्टैम्प ड्यूटी तो मेरे एग्रीमेंट में भर दिया है या मैंने नहीं भरा है, तो अब आज की तारीख में मुझे कितना स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। मैं अगर डॉक्यूमेंट मेरा कन्वेंस डीड हो रहा है तो मुझे आज की तारीख पे मार्केट वैल्यू पे लगेगा या मुझे ओल्ड मार्केट वैल्यू पे लगेगा। वो सब क्वेरीज भी हमने इसमें आंसर किया है एग्जाम्पल के तौर पे। फिर दूसरा लोगों को आता है कि आप जब भी जाओगे स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट क्या मैंने सही भरा है या नहीं भरा है। बहुत लोग में वो क्वेश्चन रहता है कि बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन एग्रीमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। लोगों को मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं पता, बिकॉज उसके लिए रेडी रेकनर चाहिए रहता है। तो रेडी रेकनर भी कैसे यूज करना है, हाउ डू यू कैलकुलेट यूजिंग रेडी रेकनर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन, वो भी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, ताकि एक बेसिक एग्जाम्पल है बट इससे एक आइडिया तो आ जाएगा लोगों के माइंड में कि हाँ लिफ्ट का भी एक वैल्यूएशन फैक्टर कंसिडर किया जाता है, डेप्रिसिएशन कंसिडर किया जाता है, एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स रहते हैं जिससे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होता है एंड उस अकॉर्डिंगली स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो स्टैम्प ड्यूटी जैसे एवरी ईयर अभी क्योंकि लास्ट 10 ईयर से तो 6% 5% है प्लस 1% मेट्रो से इन लास्ट 4-5 ईयर्स। बट उसके पहले स्लैब वाइज था स्टैम्प ड्यूटी, तो उसका कैलकुलेशन भी अभी हमने मेथड बताया। ईयर बाय ईयर जो आपको रेडी रखना, आपको हर एक साल का रेफर करना रहता है, वो सेम चीज आपको हर एक फ्रॉम 1985 से लेके आज तक, जब से कंपलसरी किया गया तब से लेके आज तक हर एक स्टैम्प ड्यूटी का कैसे स्लैब वाइज दिया है वो सब इसमें मेंशन किया है। तो एक ही बुक में आपको हर एक चीज दिया है स्टैम्प ड्यूटी रिगार्डिंग। देन फिर एक तीसरा पार्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन। वी स्टैम्प ड्यूटी जब हम रेफर करते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी यू नो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि मेरा स्टैम्प ड्यूटी भर दिया तो मैं रजिस्ट्रेशन हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, उसमें भी बहुत क्वेरीज रहते हैं लोगों को कि क्या मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैंने आई हैव पेड माई स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपरली बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया एग्रीमेंट का, क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ एग्रीमेंट को आज? आप ऑफकोर्स कर सकते हो प्रोवाइडेड बोथ द पार्टीज आर अवेलेबल एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने का पीरियड रहता है, अलॉन्ग विद आपको 4 महीना एक्स्ट्रा दिया रहता है विद पेनल्टी यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन। बट अगर आप नहीं करते उसके बाद भी फिर भी आपको करना है तो बहुत एक कंसेंट आपको एक साइन करना पड़ता है एंड अदर अदर फैक्टर्स है। तो वो सब भी हमने मेंशन किया कि आपको फिर भी रजिस्टर करना है तो कैसे कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन में कौन से डिपार्टमेंट में जाना है वो प्रोसीजर क्या है वो भी मेंशन किया गया है। एंड लास्ट में हम लोग ने एक एनेक्शर्स दिए, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के नाम से एनेक्शर दिया। सो इन दिस अपेंडिक्स कैसा है, फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड या उसके पहले के जो भी गवर्नमेंट सर्कुलर्स है जो मराठी में थे, जो कन्वेंस रिलेटेड थे, जो स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड थे, कुछ कभी एमनेस्टी स्कीम, पुराना एमनेस्टी स्कीम आया हुआ था, जब कोई भी अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने डाला था इन डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस और वॉट एवर लैंग्वेजेस, वो सब चीज हमने दिया है। कि नॉर्मली गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जाके कभी भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है लोगों को, गूगल भी करते हैं तो बहुत सारे अदर कुछ लिंक्स मिल जाते हैं। ये बुक में हर एक अपेंडिक्स में विद डेट, वो कब रिलीज किया था और उसका मैटर क्या था, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसमें प्रोवाइड किया, ताकि पीपल जो लोग को गवर्नमेंट सर्कुलर कभी भी समझ नहीं आता है या उनको डिफिकल्टी रहता है टू अंडरस्टैंड कि वो एक एक वर्ड का मतलब क्या है, वो सब भी हमने इसमें प्रोवाइड किया ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज मिल जाए। तो जैसे मैंने बोला ये एक ऐसा बुक है जो हमने लॉन्च किया है, जो ऑफ कोर्स टाइटल इज रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम, स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम, बट इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया जिसमें हर एक चीज रिगार्डिंग स्टैम्प ड्यूटी इज आल्सो कवर्ड, डीम करने में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स एंड ऑल। सो ये बुक अगर आपने रीड थ्रू कर दिया, एक रीडिंग कर लिया, दो रीडिंग कर लिया, आपको भी जो नॉर्मल क्वेरीज रहेंगे वो आंसर हो जाएंगे एंड आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट ऑल्सो, यू कैन गाइड योर अदर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ऑल्सो कि ये स्कीम आया हुआ है या स्टैम्प ड्यूटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी रहेगा, यू कैन आंसर दैट ऑल्सो। So, like I mentioned, this is an encyclopedia which covers a vast range of topics and everything basic right from what is stamp duty till उसका implementation and penalty के साथ कैसा भर सकते हो, everything is covered in this. बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे आप पा सकते हैं। और एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, सर से सवाल पूछेंगे कि इस पुस्तक को बड़ी-बड़ी हस्तियों ने शुभकामना दी है, लिखित शुभकामना दी है बड़ी-बड़ी हस्तियों ने, जिसमें मुख्यमंत्री
उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता, ये गलत फहमी में थे। तो कन्विंस करते ना आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है। तो उस टाइम में वैल्यू कितना था, मान लो 1 लाख 2 लाख 5 लाख मार्केट वैल्यू होगा, उसका स्टैम्प ड्यूटी कितना 10 से 12% या 15%। 5 लाख भी है तो 15% मतलब 75,000 स्टैम्प ड्यूटी आता है। आपको अभी कितना भरना है, 0 भरना है। पेनल्टी कितना भरना है, 0 भरना है। ऐसे क्रांतिकारक निर्णय लिया है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ये बुक जो है सिर्फ 935 का है और इसमें पूरा का पूरा सर्कुलर 4 पार्ट में डिवाइड किया है किताब को। पहला एमनेस्टी स्कीम क्या है, उसका FAQ क्या है, मतलब प्रोसीजर क्या है, चेकलिस्ट क्या है वो दिया है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसका फ्लो चार्ट दिया है, QR कोड दिया है। जितने भी वीडियो अभिषेक का हो, मेरा हो, गोपाल शेट्टी साहब का हो, जो वीडियोस स्टैम्प ड्यूटी डीम्ड कन्वेंस के ऊपर है, इसका भी QR कोड दिया है। एक किताब आप जाएंगे तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, आपको किसी का मदद नहीं चाहिए। फिर भी अभिषेक घोषालकर जी ने एक बताया कि हमें हेल्प डेस्क करना चाहिए। 5 लोगों का हमने हेल्प डेस्क किया है, बिना पैसा लेते हुए आप हेल्प डेस्क में ऑनलाइन एप्लीकेशन का आप कर सकते हो। दूसरा, 100 लोगों ने हमने कार्यकर्ता को अपॉइंट किया जो हाउसिंग सोसाइटी में जाएंगे और जिधर जिधर आपको सेमिनार लेना है, अवेयरनेस करना है वो करेंगे। हमने ये सोचा है कि 30,000 हाउसिंग सोसाइटी सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में है और लगभग 8,000 सोसाइटी मुंबई सिटी में 38,000 हाउसिंग सोसाइटी है। सबका स्टैम्प ड्यूटी क्लियर होना चाहिए आने वाला 2 से 3 महीने में। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गोपाल शेट्टी साहब रुके हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि उनके हस्ते में ये हुआ है। इतने ही 2,200 लोग JB नगर में अंधेरी में थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उधर भी एडिशनल कमिश्नर के हाथ में ये प्रसिद्ध हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, इस पुस्तक को बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इंसाइक्लोपीडिया तो है ही है, लेकिन आपके जीवन का जो अहम आपका घर है उसको लीगल करवाती है, वैलिड करवाती है। स्टैम्प ड्यूटी भरने की जो अभय योजना है, तो इस पे हम जानेंगे। इस पुस्तक के लिए सर बड़ी बड़ी हस्तियों ने शुभकामना दी है, जैसे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, इन लोगों ने, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने अलग अलग डिपार्टमेंट से, आपके जो कलीग्स हैं वहां से शुभकामना है। कैसा लग रहा है सर, आपकी कितना ये इसको प्रतिसाद मिल रहा पुस्तक? We are honored by the wishes given by Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Chief Secretary Shri Nitin Karir Saab, Honorable Commissioner Cooperation Anil Kavadi Saab, Honorable IGR Hiralal Sonami Saab, and this is just a recognition for this work that it is useful for a common man in understanding what the communist amnesty scheme is, and awareness about this scheme is required, and this book is useful for spreading awareness among the people, which will ultimately be beneficial for the people in reducing their financial liability, which is huge due to penalty as well as deficit stamp duty. तो ये जो शुभकामनाएं हमें मिली सब तरफ से, अभी फोन भी आ रहे हैं और प्रतिक्रिया भी मिल रही है, तो उससे हम तो बेहद खुश है कि उन्होंने रिकग्निशन दिया है। तो इसके आगे भी हम ऐसे दूसरे किताबें हम करने वाले हैं। बिल्कुल। और वही मेरे को बस वही बताना था, जैसे हमने अभी इंग्लिश वर्जन निकाला है ये स्कीम के ऊपर, बहुत सारे हमारे लोग रहते हैं जो मराठी में ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, जिनको मराठी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो उसी के लिए हम लोग ये सेम बुक मराठी में भी हम लोग वर्जन ये रिलीज करने वाले हैं इन द कमिंग 1 वीक और सो। तो वो मराठी वर्जन भी रिलीज होएगा। तो जो लोग को इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मराठी वर्जन भी आप प्रेफर कर सकते हो, जिससे आपको ही बेनिफिट होएगा। एंड वो एक न्यूज़ कहना चाहता था। बिल्कुल, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि ये इंग्लिश में है, तो महाराष्ट्र के लिए मराठी भी बुक आ रही है सेम, तो आप उसमें ज्यादा एक्सपर्ट रखते हैं तो वो पुस्तक भी ले सकते हैं। सर, एक कॉमन मैन को, एक लेमैन को यदि एप्लीकेशन करना है और उस एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस है, और वो पात्र कैसे ठहरेगा एप्लीकेशन के लिए, वो स्टैम्प ड्यूटी की? स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम में यानी अभय योजना में एप्लीकेशन करना है तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसका ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो आप एलिजिबल है कि नहीं। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपका डॉक्यूमेंट 1 जनवरी
1980 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के दौरान होने वाला चाहिए, निष्पादित किया होना चाहिए। निष्पादित होना दैट इज एग्जीक्यूशन होना, दैट मीन्स इट इज साइंड बाय द पार्टीज ऑन दैट डेट। सेकंड, आपका डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे या स्टैम्प पेड किया होना चाहिए। वो कौन से भी वैल्यू का हो, मे बी 5 रुपीज 10 रुपीज, बट इट शुड बी स्टैम्प्ड ऑन प्लेन पेपर। एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। थर्डली, आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ जोड़ना चाहिए और वो जोड़ के फाइल करना चाहिए। और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एक सेल्फ एफिडेविट है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो बराबर है, और दूसरा एक एफिडेविट है जिसमें आपका कोई दूसरे कोर्ट में केस चालू है क्या, कोई प्राधिकरण के सामने अपील पुनर्विलोकन चालू है क्या, तो उसमें पेंडिंग हो तो वो आप विड्रॉ कर लेंगे, ऐसा उनको गारंटी आपको देना पड़ेगा, तो उसका एक एफिडेविट है। देन यू हैव टू सप्लाई द प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन्स आपने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया उसका प्रूफ, फॉर एग्जांपल एनी बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक at the time of that transaction, or any proof of possession like electricity bill, telephone bill of that period. It is because that you are not creating any document backdated to evade stamp duty, to ensure that this proof of execution is necessary. And also you have to supply certain documents like society certificate stating year of construction of the building, or CC, OC, or property tax bill, share certificate. Why? Because on the basis of document you will get depreciation from your liability. Means बिल्डिंग कितनी पुरानी है उसके हिसाब से आपको घसारा मिल जाएगा उसमें। ये है। लास्टली, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सप्लाई करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करना चाहिए। और ये if you don't fulfill these conditions, then your application may be liable to be rejected, and you do not have any provision for revaluation or review or revision of the order of the collector of stamp. ये एप्लीकेशन आपको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प और सब रजिस्टर के ऑफिस में आप सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया सर, लेमैन ने सबमिट कर दी एप्लीकेशन। उसकी इच्छा होती है कि अब स्टैम्प ड्यूटी जो डिपार्टमेंट है उसको डिमांड नोटिस कब करेगा, कब भरने की बोलेगा। तो लोगों को ये भी गलतफहमी है कि अभी भरना है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कि अभी भरना है, ऑन द स्पॉट भरना। ये डिमांड नोटिस के बारे में, और ये भरना कभी, अमाउंट एक्चुअल जो भरने को आएगा या फिर माफी योजना है वो कैसे पूरी होगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन डालोगे और प्रोवाइडेड आपका सारे डॉक्यूमेंट, जैसे सर ने भी मेंशन किया, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब अगर प्रॉपरली है और जो उनको चाहिए वैसा है, तो आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको वेट करना है, और आपके जो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस है आपको वहाँ पे डिमांड नोटिस आएगा। जैसे आपको डिमांड नोटिस आप रिसीव करोगे उसके विद इन 7 डेज आपको वही कलेक्टर ऑफ स्टैम्प या तो सब रजिस्टर ऑफिस में जाके आपको पेमेंट करना है जो भी डिमांड नोटिस है। अगर आपने वो 7 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए, सपोजिंग आपका चलो जीरो अगर है, आपका अमाउंट जीरो स्टैम्प ड्यूटी है, जीरो पेनल्टी है, देन नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्टिल आपको वो सब रजिस्टर ऑफिस और कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के ऑफिस में जाके दिखाना है कि हाँ मेरा जीरो था स्टैम्प ड्यूटी बट आई हैव कम टू कलेक्ट इट, तो वो उस अकॉर्डिंगली स्टैम्प डाल देंगे। अगर सपोजिंग आपका जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया उसमें 2,50,000 रुपीज आता है आफ्टर द एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेके, आपको उधर 2,50,000 आप ऑनलाइन जाके उनके पोर्टल में जाके आप चालान पे करके, आप चालान जनरेट करके आप कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास जाके आपको वो सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो वापस वो वेरीफाई होगा कि आपने प्रॉपर्ली वो जो डिमांड नोटिस के अकॉर्डिंगली आपने पे किया कि नहीं। इफ एवरीथिंग इज प्रॉपर, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज ड्यू, तो अगेन वो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल कॉपी था उस पर एक स्टैम्प लगा देंगे कि दिस डॉक्यूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प एंड इट इज प्रॉपर एंड लीगल। सो जैसे आप को डिमांड नोटिस मिलेगा आपको विद इन 7 डेज आपको पेमेंट करना है। कभी भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो इट इज बेटर कि आप प्रिपेयर भी रहो कि क्या स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट हम लोग को पे करना है। ऐसा पॉसिबिलिटी है लोगों को रहेगा कि जब वैल्यूएशन कर रहे हैं वो 90,000 जितना आएगा, बट
क्या पता गवर्नमेंट जब अपना वेरीफाई कर रहा है, अपना डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड चेक कर रहा है, वैल्यूएशन करे मार्केट वैल्यू, 1,10,000 आ गया। जब वो 1,10,000 आ गया, तो जब वो स्कीम में जाएगा, वो दूसरे भाग में जाएगा, शेड्यूल पार्ट 2 में जाएगा, क्योंकि इट इज मोर देन 1 लाख रुपीज एंड अकॉर्डिंगली स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट आएगा। तो आपको भी वो एक रेडी रहना चाहिए कि जब वो डिमांड नोटिस आएगा, आपके पास वो अमाउंट रेडी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए डिमांड नोटिस अगर आपके पास आ गया, आपके पास अमाउंट ही नहीं है पे करने को, तो जो आपने एप्लीकेशन डाला था वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। शायद से वो लोग एक सुनवाई करके एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरा चांस दे सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं कि वो लोग सुनवाई करेंगे या नहीं, क्योंकि सर्कुलर में दिया गया कि विद इन 7 days ऑफ डिमांड नोटिस यू हैव टू पे द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट। इससे पहले बहुत सारी स्कीम्स आई है, लेकिन ये स्कीम बहुत अभूतपूर्व है। इसमें टाइम लिमिट भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स में दिया है। Whenever you file application under this scheme, then within 15 days they issue you notice for a notice of demand to pay the deficit stamp duty and penalty if any after discount. वो देने के अब वो नोटिस आने के बाद में आपने पे कर दिया वो स्टैम्प ड्यूटी विद इन 7 days, तो उसके बाद में दे माइट टेक, बिकॉज देर आर मेनी एप्लीकेशंस, ह्यूज एप्लीकेशंस coming under this scheme, so within 1 month they will certify your document and return it. And one thing I also want to add is you have online facility as well. You go to stamp duty registration website and there is a link called amnesty scheme or Abhay Yojana, and under which you can apply, get printout and submit original document along with that printout to the concerned collector of stamp or sub register office, and wait for demand notice. And if you don't pay those demand, then you will not be eligible for the benefit under this scheme. बिल्कुल सर, मैं ओवरऑल ये समझ रहा हूँ आपसे दोनों से जो डिस्कशन हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो एग्जांपल, मेरी 1 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी थी 1980 के बाद में, एक फ्लैट लिया था 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 400 गुना, अब जाके वो 8 से 10 लाख रुपए होगी विद पेनल्टी। आप समझ रहे थे? नहीं, 400 टका मतलब 4 लाख रुपए। Ceiling is 400%, 400%, 4 times, यस। तो आपका not more than. हाँ, तो जो भी आपका स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट है उसका सीलिंग मेरा 1 लाख उस वक्त होगा, तो आज यदि मुझे इस अभय योजना का फायदा उठाना है तो मुझे कितने पैसे बचेंगे ये जानना। अगर आपका 1 लाख है, मतलब 1 लाख के नीचे है, 1 लाख या 1 लाख के नीचे है, तो आपको जो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट है 0 पे करना है। टोटल कितना हो जाएगा? तो अगर आप देखोगे ये एमएससी में अगर नहीं था, तो आपको 1 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरना था, और 400 टका अगर आप पेनल्टी पकड़ोगे तो 4 लाख रुपए पेनल्टी अमाउंट, तो टोटल आपको 5 लाख रुपए भरना था टू लीगलाइज ए डॉक्यूमेंट। आज अगर आप एप्लीकेशन डालोगे, एप्लीकेशन डाल के जो 4 लाख अमाउंट है वो आपको 100% माफ है, और जो 1 लाख रुपए है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा कि स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट भी माफ किया गया है, वो 1 लाख अमाउंट भी आपको माफ दिया है, तो 0 रुपए, मतलब बिना कोई पैसे के, मतलब वो जो आपका पुराना 1 लाख है वो तो माफ ही है, ये पेनल्टी है 400 टाइम्स, वो भी माफ है, मतलब आपके टोटल 5 लाख रुपए सेव हो रहे हैं। और इसका एक एडिशनल एडवांटेज है, in normal course if you go for adjudication of any document or any such document, it might take a long procedure and long time to get that document back, but in this procedure, in time bound manner, you get certification that your document is properly stamped. करेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा आखिरी सवाल होगा आखिरी में, लेकिन मैं चाहूंगा, आपका इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है सर, श्रेयस जी अभी युवा हैं, एज ए प्रोफेशनल स्टैम्प ड्यूटी में एज ए रह रहा, तो मैं चाहूंगा उनके नजरिए से आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है, एज ए प्रोफेशनल्स, रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर, होम बायर, स्टेक होल्डर के बिहाफ पे आप क्या पूछना चाहेंगे श्याम सुंदर पाटिल साहब से? नहीं, मुझे एक सवाल तो ये है ही हमेशा, क्योंकि मैं अभी जस्ट एंट्री किया है ये फील्ड में एंड सर के सबको जितना एक्सपीरियंस है, तो जैसे हम जैसे लोग रहते हैं जो जिनके पास अवेयर नहीं रहता है, और गवर्नमेंट से हम लोग को ये रहता है कि एक फियर रहता है कि हम गवर्नमेंट के पास जाए नहीं जाए, कि गवर्नमेंट हमारा सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या हम लोग एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आपने पुलिस के साथ भी काम किया है, आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, एज अ स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट में भी काम किया है, तो एज अ लेमैन, एज अ न्यू पर्सन, एज अ यंग एंट्रेंट, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट को? इज इट इजीली एक्सेसिबल? क्या हमने कुछ बोल दिया, क्या वो सामने से भी रिस्पॉन्स आएगा, कि हम लोग को सिर्फ एप्लीकेशन डाल के छोड़ देना चाहिए? आपका क्या इस पे? Okay, gone are the days. Earlier,
we had a legacy from British. British were concerned with only extraction of revenue from our public. But now, since government has applied after independence as a welfare state concept, and government is taking steps that whosoever officers sitting in those chairs, they should not only protect the interests of the government but also of the public, and public oriented schemes are there. This scheme itself shows that government has taken huge step for the welfare of the public. Of course, apart from welfare of the public, it will produce revenue also for the government for implementation of welfare schemes. But I think there is no reason to fear to interact with the government authorities. It is our misconception. And now government has now is implementing e-governance, in which you can directly apply to the in even see the example of amnesty scheme. You can apply in the amnesty scheme um, with joining this IGR portal. So there is no one who will say no to your agreement. So just you have to submit original document later on to that office, and they are, in fact, I am observing for last 60 days or more. I think they might have not got any sleep because they are day and night they are working. Even on holidays they are working, and the workload is huge. And still there are lakhs of documents which are pending for payment of stamp duty because of just because of ignorance. There are many documents which are pending, and I think this is unprecedented scheme which will result benefit to the government as well as public. बिल्कुल मैं एक और एक सवाल पूछना चाहता हूँ. सो लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव द मिसकंसेप्शन. मैंने अभी ऐसे ऑब्जर्व किया मेरे अभी वर्किंग इसमें कि बिकॉज द स्कीम वाज देयर टिल 31 जनवरी, लास्ट का जो 1 वीक था टिल फ्रॉम 25th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स, बहुत लोग ने एप्लीकेशन डाला है. बहुत लोग ने एप्लीकेशन डाला क्योंकि लास्ट का पीरियड था, सबको बेनिफिट चाहिए था. अभी व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि अभी एक्सटेंशन हो गया है एंड 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है गवर्नमेंट से, तो वापस पीपल जो है वापस लिथार्जिक हो गए हैं. उन्होंने बोला है, एटलीस्ट ऐसा कंसेप्शन आ गया है कि लास्ट अभी है 1 महीना है हमारे पास, हम बाद में देखेंगे कि एप्लीकेशन डालना है नहीं डालना है. थिंकिंग कि वापस ऐसा एक्सटेंशन होगा, क्या ये फेज 1 वापस मार्च तक एक्सटेंड हो जाएगा. एंड इसके लिए वापस पीपल ठंडे हो गए हैं एंड पीपल आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट. जो लोग को लेना भी था वो लोग नहीं ले रहे क्योंकि वो लोग बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे. उस पर आपका क्या है कि लोग जो लिथार्जिक हो रहे हैं थिंकिंग कि वापस एक्सटेंशन होएगा. I think more apart from lethargy, ignorance is the reason that public is not coming forward to file application. अपने CA Ramesh Prabhu ji is trying his level best in conducting seminars at various places and creating awareness amongst not only amongst public but amongst CA advocates and consultants about the scheme. And when people come to know about the scheme, then they search for the information, and if they don't get information then they depend on advocates and consultants. Here now, if they go through this book, then they need not consult anybody. All the information is at one place and they can understand it in a very easy language how to file application. It is very easy procedure, and if you know the concept of stamp duty and registration, then they can themselves file application and they can get the result out of it. And I don't think that lethargy is much a reason. Of course, any student preparing for exam will exert more when last date of exam is coming near. Yes. सर जाते जाते मैं चाहूंगा लोगों के लिए कि आप एक ब्रीफ जो शेड्यूल से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 50%, 100%, क्या शेड्यूल है, हम डिस्प्ले में भी दिखाएंगे. आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लोगों के मन में कुछ संभ्रम हो सकता है, वो दूर करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम में डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग 1980 to 2000, एंड सेकंड कैटेगरी इज 2000 to 2020. And chargeability of the document also varies, and first category of documents will be charged as per schedule 1 provisions of the circular, and second category as per schedule 2 provisions of the circular. So
to make it simple, if your document is executed from 1980 during the period 1980 to 2000, then if the stamp duty liability is less than 1 lakh, you will get full exemption in stamp duty liability, and as well as penalty which is 4 times the stamp duty. Then if it is more than 1 lakh, then you will have to pay 50% of stamp duty, and penalty is 100% waived. And if your document is executed during the period 2000 to 2020, then if you file your application in first phase, so you will get 25% discount in stamp duty, and in penalty, if your penalty is less than 25 lakh, then you will get 90% waiver in that, and if it is more than 25 lakh, then Flat. only flat 25 lakhs will be charged. If your stamp duty liability is up to 25 crores, then you will get stamp duty type of group of documents that is executed between 2000 to 2020. If your stamp duty is deficit up to 25 crores, then you will get exemption in stamp duty to the extent of 25%, and penalty to the extent of 90% of 25 lakh. And if your penalty is more than 25 lakh, then your penalty will be flat 25 lakh, even though penalty may be more. And if your deficit stamp duty is above 25 crores, then you will get concessions in stamp duty to the extent of 20%, and penalty is flat 1 crore only, whatever may be the amount. And similarly, in second phase, the proportion of discount and exemption is lesser as displayed in the chart. Yes. यस, थैंक यू वेरी मच सर, एकदम टेक्निकल बताने के लिए आप दोनों का। सर आखिरी मेरा सवाल है कि आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बड़े पदों पर काम किए सर, वहाँ पे भी एज ए ऑफिसर्स लोगों से कनेक्टिविटी होती थी, मिनिस्टर के थ्रू तो होती थी, लोगों से कनेक्टिविटी होती थी। एज ए एडवोकेट सर, एडवोकेट श्याम सुंदर पाटिल साहब, एज ए एडवोकेट भी लोगों से कनेक्टिविटी आपकी, दोनों में सर डिफरेंस क्या है? आप स्माइल कर रहे हैं तो मतलब ये भी यहाँ पे भी खुश थे, वहां पे भी खुश थे, लेकिन डिफरेंस क्या है? मतलब आपको नाता तो लोगों से है, दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, और ये बुक की खासियत दिखेगी उसमें जो I am fortunate enough to have worked and am working on both the sides of the table. When I was from the government side, I had to implement government decisions, government GR, government circulars, as per government, whatever decisions are taken by the government, and whatever as per law and procedure. Now I am on the other side of the table as an advocate. I am fortunate to have worked in various departments and have experience of other department, so that now my intention is I should work as per my passion and contribute to the public. Whatever experience I have earned in, whether it may be police department, whether maybe sales tax, whether maybe in corporation, whether in Mantralaya, and that benefit may be passed on to the common people. बिल्कुल वो जो कॉमन पीपल है, कॉमन मैन है, उसको निश्चित ही ये बुक बड़े फायदेमंद है। दोस्तों यदि ये पुस्तक लेते हैं आप, जो भी महासेवा के नंबर्स पर हम नीचे दिखा रहे स्क्रॉल में नंबर, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये पुस्तक घर बैठे बुला सकते हैं आप। इसके साथ में आपको ये फायदा है कि यदि आपको ये पुस्तक में जो भी आपकी पेनल्टीज और स्टैंप ड्यूटी नहीं समझ में आ रही है, तो आप हम एक स्क्रॉल क्यूआर कोड दिखा रहे हैं, स्क्रॉल क्यूआर कोड से वो क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको फ्री कंसल्टिंग हमारे MSW महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के जो एक्सपर्ट हैं, श्रेयस जी हैं, पार्था सर हैं, नरेश सर हैं, प्रभु सर हैं, वो आपको बताएंगे किस तरह से आपको गाइड करेंगे फ्री कंसल्टिंग। तो फ्री कंसल्टिंग भी आप ले सकते हैं। हम स्क्रॉल में दिखा रहे हैं क्यूआर कोड और स्क्रॉल में नंबर भी दिखा रहे हैं कि आप ये क्यूआर कोड घर बैठे आपको मोबाइल पे स्क्रीन पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको पात्र होंगे क्यूआर कोड के जरिए। सर क्या है वो क्यूआर कोड के बारे में जरा बताइए, फ्री कंसल्टिंग। नहीं, सो फ्री कंसल्टेशन, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली जो भी क्योंकि हमको अवेयरनेस नहीं रहता है, हम लोग को आइडिया नहीं रहना पड़ता स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल, क्या हमारा एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी बराबर भरा है कि नहीं भरा है। ऑफ कोर्स आप इस बुक के थ्रू तो आप जानकारी ले ही सकते हैं,
बट स्टिल अगर आपको कोई शंका है, आपको कोई डाउट है कि मैं प्रॉपर्ली जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, आप वो हमारा जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके आपको एक हम एक्स्ट्रा एक काउंसलिंग एक्स्ट्रा कंसल्टेशन देते हैं, फ्री कंसल्टेशन, जिसके थ्रू आप जो समझ रहे हो क्या वो प्रॉपर समझ रहे हो कि नहीं, या आपको अगर कुछ और क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग योर सोसाइटी या आपका कोई दूसरा एग्रीमेंट का कैसे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कवर हो रहे हो, वो तो ऑफकोर्स हमारे दूसरे वीडियोस में भी कवर किए गए, बट आपको फिर भी कुछ अगर शंका रहेगी तो आप जरूर हमसे कोऑर्डिनेट और कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हम चाहेंगे श्रेयस जी आपका नंबर शेयर करें, श्याम सुंदर पाटिल साहब आपका भी नंबर शेयर करें। Yes. हम हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए हमारा नंबर, हमारा बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, आप कभी भी कोऑर्डिनेट कॉल कर दीजिए, हम लोग अवेलेबल है। एंड आपका जो भी क्वेरीज रहेंगे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, एंड वो हम लोग आंसर कर लेंगे। ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल करें या फोन नंबर पर जैसे भी आप- डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप पा सकते हैं, इनका अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम ये जो नॉलेज की गंगा है, ज्ञान की गंगा हम मतलब बह रही है, तो आप भी इसमें डुबकी लगाइए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि आपके कुछ सवाल भी हैं तो सवाल भी हम बिल्कुल वो सवाल हमारे इस एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे कॉपी पेस्ट करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से मेरे ग्रुप से ऐड होना है तो मेरा नंबर नोट कर लें 9920378133। और कुछ भी आपको इंक्वायरी करना है तो हमारे महासेवा के नंबर पर 02242551414 इस पर आप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, बुक भी पा सकते हैं। आपको कुछ फ्री एडवाइस चाहिए इस विषय पर वो ले सकते हैं। रेरा हो, रीडेवलपमेंट हो, डीम कन्वेंशन, तमाम विषय पर इस पर आप आकर मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों नमस्ते। हमारे स्टूडियो में आए बात करने।